तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसको अपने को x-3 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के पश्चात जो भागफल और शेषफल आएगा उसको अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर एक थ्योरम, एक कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि भाई जब f(x) को x-a से डिवाइड किया जाता है तो fa शेषफल बचता है, परंतु हम यहाँ पर भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना चाहते हैं। तो एक उपाय तो ये है कि आप क्या कीजिए, इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कीजिए, जैसा अपन ने डिवाइड किया ना अपन पिछले पेज में। ठीक है, पिछले सवाल में आपने देखा ये अपन ऐसे डिवाइड किए हैं पूरा, है ना। तो अपन यहाँ पर भी अपन वही काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अपन वही काम कर सकते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे अपन डिवाइड कर लें, है ना भाई। तो हमारे पास भागफल और शेषफल दोनों मिल जाएगा, परंतु हम यहाँ पर भाग करने की एक दूसरी विधि देखने जा रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं सिंथेटिक डिवीज़न, यानी कि सांश्लेषिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हमको क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इस बहुपद को देखो, ये अपने कंप्लीट रूप में होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कन्वर्ट करेंगे। फिलहाल तो ये प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है, 3 घात, 2 घात, 1 घात और कांस्टेंट, सारे पद विद्यमान हैं। ठीक है, घटती घात में है, घटते क्रम में है। ठीक है, तो चलिए हम इनके गुणांकों को लिखेंगे। देखो इसका गुणांक कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दो आप 1। फिर कितना है 5, तो लिख दो 5। फिर कितना है 4, तो लिख दो 4। फिर है 50, तो लिख दो 50। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, ऐसे लाइन खींचने के पश्चात आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच दो और एक लाइन ऐसे भी खींच दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा इधर गैप लिखना, गैप करना मतलब। ठीक है, अब इस तरफ क्या लिखना है वो देखो। हम सिंथेटिक डिवीज़न किससे करना चाह रहे हैं, हमारा काम जो है किससे डिवाइड करना है अपने को, इस पॉलिनोमियल को अपने को x-3 से डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना है ना, उसको आप 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से आपको x का मान मिलेगा, और x का जो मान मिल रहा है उसी मान को आप इस तरफ लिखो। जिससे भी आपको डिवाइड करना है, जिससे भी आप सिंथेटिक डिवीज़न करना चाह रहे हैं, उसको आप 0 के बराबर रखिए। वहाँ से x का मान निकालिए, x के मान को यहाँ लिखना है। अब आपका काम शुरू होगा, देखिए कैसे। सबसे पहला काम आपको करना है ये है कि पहले वाले अंक को जस का तस लिख दो, 1 को जस का तस लिखो, जो भी यहाँ पहले लिखा रहेगा उसको जस का तस लिख दो। अब आपको बारी बारी से गुणा करने का काम करना है। 1 × 3 तो आएगा 3, फिर इनको जोड़ो 5 × 3 = 8, फिर इसको गुणा करो 8 × 3 = 24, तो इधर लिखो 24, फिर इन दोनों को जोड़ो 24 × 4 = 28, फिर 28 गुणित आपको 3 करना है, तो 8 × 3 = 24 और 20 × 3 = 60, यानी कि 84, तो आपको लिखना है 84। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ो तो ये आपका आएगा 134। अब सिलसिला ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आगे और संख्याएं है ही नहीं, तो आपका काम यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट वाला जो मिलेगा अपने को, लास्ट में जो अपने को मिला है वही आपका शेषफल होगा। तो शेषफल जो है वो आपका हो गया 134, और भागफल भी अपने को ज्ञात करना है, तो भागफल भी अपने को मिल जाएगा। भागफल कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा इनके बदौलत। ठीक है, अब आप देखो 3 घात वाला बहुपद में से आप 1 घात वाले बहुपद को आप क्या कर रहे हो, है ना। 3 घात वाले बहुपद ये है, ये 3 घात वाला बहुपद है, इसको आप डिवाइड कर रहे हो इससे, तो 3 घात वाले को डिवाइड कर रहे हो 1 घात वाले से, तो जो बचेगा वो 2 घात वाला होगा। 3 - 1, 3 - 1, यानी कि बचा वाला बहुपद, जो भागफल जो आपको मिलेगा वो 2 घात वाला बहुपद होगा। तो ये 2 घात वाला बहुपद ये यहीं से तैयार होगा, ये उसके गुणांक हैं। कैसे, आप लिख दो 1, 8, 28, आप लिख दो 1, 8, 28 लिख दो, और बस x की घातों को घटते क्रम में लिख दो। सबसे पहले x की घात 2 आएगा, फिर x की घात 1 आएगा, फिर ख़त्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म, और प्लस प्लस लगा दो। अगर इनमें से कोई एक माइनस के रूप में मिला होता तो वो वाला पद माइनस हो जाता। ठीक है, तो 1x² मतलब x², 1x² मतलब x², और ये 8x और ये प्लस 28। मतलब आप समझ जाओ कि अपने को जो भागफल मिलना है वो यहीं से मिलना है, और ये लास्ट वाला शेषफल हुआ।
अगर ये इसको पूरा डिवाइड करता, अर्थात यूँ कहिए कि अगर ये इसका गुणनखंड होता तो शेषफल अपने को 0 मिलता। ठीक है, और आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर से ही क्यों शुरू किए? क्योंकि आप देखो ना, 3 घात वाले बहुपद को डिवाइड करो 1 घात वाले से तो बचेगा 2 घात वाला, तो 2 घात वाला, इसलिए मैं 2 घात 1 घात फिर कांस्टेंट, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये भागफल तैयार हो गया और ये शेषफल तैयार हो गया, और सांश्लेषिक विभाजन का मेथड भी आपने अच्छे से समझ लिया। इसी तरीके से सारे सवाल बनेंगे सांश्लेषिक विभाजन वाले, तो बहुत अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, एक और सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें हमें एक समीकरण दिया गया है, थोड़ा भारी भरकम समीकरण दिख रहा है, इसको हल करना है और इसके 2 मूल पहले से दे दिए गए हैं, 1 और 7। तो देखो यहाँ पे 2 तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं। देखो एक मूल 1 है और एक 7 है, तो देखो ये x = 1 ये फर्स्ट रूट हो गया, x = 7 ये सेकंड रूट हो गया। 1 को इधर पलटाओगे तो x - 1 ये इसका एक फैक्टर मिल गया, है ना भाई। वैसे 7 को पलटाओगे तो x - 7 ये भी इसका एक फैक्टर मिल गया। फैक्टर मतलब गुणनखंड। इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करने से इसका पुनः एक गुणनखंड मिलेगा। फिर आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपको एक और गुणनखंड मिलेगा, वहाँ से सॉल्व करो। मतलब ठीक यही तरीका जो अपन पिछले सवाल में आजमाए हैं। यहाँ इसको पलटा के 2 गुणनखंड तैयार किए, दोनों का गुणा पुनः एक गुणनखंड होगा, उसको फिर आप इसे डिवाइड किए हैं, है ना। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? सांश्लेषिक विभाजन, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, सबसे सरलतम तरीका। उसमें आपको क्या करना है? उसमें अपने को वही काम, सीधी सी बात है, बारी बारी से अपन सांश्लेषिक विभाजन करेंगे। पहले 1 से करते हैं, फिर 7 से करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको इसके गुणांकों को आपको लिखना होगा यहाँ पे। 1 -16 86 1 76 105। फिर आप ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर आप ऐसे एक और लाइन खींच दीजिए, और सबसे पहले 1 से अपन सांश्लेषिक विभाजन करते हैं, तो 1 इधर लिख लेता हूँ मैं। चलिए फटाफट करते जाते हैं। पहले वाले को जस का तस लिखना है, पहला वाले को जस का तस लिखना है, फिर गुणा करो 1 1 का 1, -16 और 1 -15, -15 1 का -15, फिर 86 -15, 6 में 5 गया 1, 8 में 1 गया 7, फिर 71 1 का 71, फिर दोनों को जोड़ना है, 6 1 7, 7 7 14, हासिल आई 1, 247। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। बहुत सरल तरीके से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, ये -176 है। चिन्ह सहित गुणांकों को लिखना है दोस्तों, मिस्टेक नहीं करना है। 1 -16 86 -176 105। तो अब ये घटेगा, है ना, 247 नहीं आएगा, घटेगा अब ये। तो चलिए कितना आएगा आप बताएंगे। 6 में 1 क्या 5, 7 में 7 क्या 0, और ये आपका 1 105, वो भी माइनस में, ठीक। फिर -105 एक कम -105, और ये 0, लास्ट में 0 आना ही था, बिकॉज आप जिससे सांश्लेषिक विभाजन कर रहे हो ना दोस्तों, वास्तव में वो उसका एक समीकरण का एक मूल है। तो मूल है तो उसको जो गुणनखंड तैयार होगा पूरा डिवाइड करेगा, शेषफल 0 बचेगा, ठीक। अब बचा हुआ काम आप किससे करेंगे? बचा हुआ काम आप इससे कर लो, ठीक है। चाहो तो आप इसको अलग से लिख लो। ये देखो, ये जो बचा हुआ काम है ना, अब 7 से अपने को सांश्लेषिक विभाजन करना है, 7 से करना है। अभी आपने 1 से किया, अब आपको आगे की कहानी जो बचा हुआ जो है आपका, उसको आप 7 से करेंगे। तो चाहो तो यहीं कंटिन्यू करो, या इसको एक बार फिर से लिख लो ताकि आपको डाउट ना हो। ये 1 को लिख लिया, -15 71 -105, लाइन खींचा ऐसे, फिर मैं 7 से करने तो 7 को लिख लो। फिर वही पहला पद, मतलब पहला पद जस का तस, 7 1 कम 7, फिर आएगा -15 + 7 यानी -8, 8 7 -56, 11 में 6 गया 5, उधारी वापस 15 + 15 आएगा, 15 7 105, 105 -105 0। तो इसको छोड़ो, है ना, जो 0 आया उसको छोड़ो, और जो ये जो बचा है यहाँ से आपके पास बचा हुआ टुकड़ा, बचा हुआ गुणनखंड मिलेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो 4 घात वाला समीकरण था,
आपने लगातार 2 बार सांश्लिष्टिक विभाजन किया, ठीक है। ये मूल है तो ये गुणनखंड तैयार हुए जो कि 1 घात वाले गुणनखंड है। टोटल मिला के 2 घात वाला गुणनखंड हो गया। तो 4 घात में से आप 2 घात वाले को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, मतलब 4 घात वाले को आप 2 घात वाले से डिवाइड कर रहे हैं, तो बचेगा जो वो 2 घात वाला होगा। तो 2 घात वाला आपका गुणनखंड यहाँ से मिलेगा x², जिसका ये जो 1 है उसका गुणांक है। अगर कुछ और रहता तो वो कुछ और आता। फिर ये -8x, -8 इसका गुणांक बन गया x का, और ये 15 कांस्टेंट टर्म के रूप में, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 जब आप करोगे इस गुणनखंड को, जब आप 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से आपके पास बचे हुए 2 रूट्स मिलेंगे। तो ये सरल तरीका है दोस्तों। देखो डिवाइड वैसा वाला डिवाइड करने से अच्छा तो ये है, ठीक है। देखो अभी अपन सीखेंगे सब कुछ, हर तरीका, हर मेथड सीखेंगे। फिर जब अपन फटाफट वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैथ्स मास्टर मुकेश के नाम से। उसमें आपको अध्ययन की एक से बढ़कर एक टेक्निक्स, सूक्ष्मतम रूप से आप गणित सीख सकते हैं, एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजीज, परीक्षा को क्वालिफाई करने की रणनीतियाँ, मेरे एक्सपीरियंसेस, मतलब वो चैनल आपके स्टडी को एक नए आयाम पर ले जाएगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैथ्स मास्टर मुकेश। चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। गुणा करने पर आना चाहिए 15 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -8। 5 3 15, 5 3 8। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं x² -5x -3x + 15 बराबर 0। x कॉमन निकलेगा, x -5 -3 कॉमन निकलेगा, x -5 बराबर 0, x -5 x -3 बराबर 0। तो 5 और 3 आपके पास मेन आपको मिलेगा। जब आप इसको अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो आपको वहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, 5 और 3। तो वो जो बचे हुए रूट्स हैं वही 5 और 3 है। और इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो गया दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक्स पर। देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही गजब का कंसेप्ट, बहुत ही गजब का फैक्ट है और इससे संबंधित एक सवाल भी हम देखेंगे। यदि a और b 2 वास्तविक राशियां हैं तथा f(x) एक बहुपद है, ठीक है, तथा fa और fb के चिन्ह विपरीत हैं। आप देख सकते हैं चित्र में, किसी कोई भी एक को, मतलब fa और fb के चिन्ह विपरीत है, मतलब कोई एक पॉजिटिव है कोई एक निगेटिव है। तो मैंने अपनी इच्छा से fa को पॉजिटिव ले लिया, fb को निगेटिव ले लिया। पॉजिटिव है इसलिए मैंने उसको ऊपर और निगेटिव है तो नीचे, है ना भाई, सीधी सी बात है। आप चाहें तो fb को पॉजिटिव और fa को निगेटिव ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, इसको नीचे और इसको ऊपर बना सकते हैं, ठीक। चलिए, चिन्ह विपरीत है मतलब ये एक ऊपर एक नीचे है, एक x, क्योंकि x अक्ष के ऊपर की बात करें तो y धनात्मक होता है और नीचे y ऋणात्मक होता है, ठीक है। तब अवश्य ही f(x) का कम से कम एक रियल 0 यानी कि वास्तविक शून्य, यानी x की ऐसी वैल्यू जो उस बहुपद को शून्य कर दे, या यूँ कहिए कि उस समीकरण का एक मूल, अवश्य उस समीकरण का एक मूल, उस बहुपद समीकरण का एक मूल, यानी कि जब उस बहुपद से अपन समीकरण बनाएंगे तो अवश्य ही उस समीकरण का एक मूल a और b के बीच अवश्य स्थित होगा। अब आप कैसे, आप कहेंगे सर ये बात समझ में आ नहीं रही है, तो आप खुद सोचो, जब मैं इस कोने और इस कोने को मिलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुपद तो सदैव संतत होता है, यानी कि लगातार होने वाला फलन होता है वो। तो जब मैं इसको मिलाऊंगा, तो चलो मिलाओ तो भला, मैं इस कोने को इस कोने से जब भी मिलाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो एक्स एक्स को कट करके ही जाएगा। बिना कट किए आप यहाँ से इसको मिला नहीं सकते। तो जहाँ कट करेगा समझ जाना, वही जो है उस बहुपद f(x) का एक शून्यक होगा। तो यही ये जो फैक्ट कहता है वो यही है कि अगर मान लो 2 वास्तविक संख्या ऐसी हैं कि एक वैल्यू पर वो बहुपद की वैल्यू, बहुपद का मान धनात्मक और एक पर ऋणात्मक होता है, मतलब उन दोनों के बीच यानी a और b के बीच कोई एक ऐसा मान जरूर होगा जिस पर बहुपद का मान शून्य होगा, क्योंकि जब आप इसको इससे मिलाओगे तो वह x अक्ष को कट करके जाएगा। जहाँ कट करके जाएगा वही x की वैल्यू, मान लो ये वैल्यू अल्फा है तो समझ जाओ f अल्फा जो है वो शून्य होगा, ठीक है, f अल्फा क्या होगा, शून्य होगा,
इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक इक्वेशन दिया है और सिद्ध करना है कि वो एक नेगेटिव रूट रखता है, 0 और 1 के बीच एक पॉजिटिव रूट रखता है और 1 से बड़ा एक अन्य पॉजिटिव रूट रखता है। चलिए अब मैं यहाँ पे नंबर लाइन बना रहा हूँ। 0 है, 1 है, उधर 1 से बड़ा मतलब अनंत सोचो, प्लस अनंत, और 0 से छोटा मतलब माइनस अनंत। 0 से छोटा मतलब कितना छोटा, पता नहीं कितना छोटा, तो इस कोने को माइनस अनंत कह दिया, इस कोने को प्लस अनंत कह दिया। चलिए यहाँ पर ये एफ एक्स आपके पास कितना दिया है, एफ एक्स आपके पास दिया है x³ माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x के स्थान पर माइनस अनंत रख के देखता हूँ। चलिए माइनस अनंत यानी ये वाला कोना रख के देख रहा हूँ। बहुत सरल तरीके से आपको सोचना है। सोचो x की जगह मैं माइनस अनंत रख रहा हूँ, माइनस अनंत का क्यूब मतलब वापस माइनस अनंत, और उसके बीच ये लोग की वैल्यू आखिर क्या ही होगी। ये तो माइनस अनंत बोलने का मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव मान, ऐसा सोचो आप। अब आप बोलोगे सर अनंत माइनस अनंत का तो अस्तित्व होता नहीं है सर, ये तो अस्तित्वहीन है या अपरिभाषित है, आप कैसे रख रहे हो। तो माइनस अनंत बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि बहुत बड़ा वाला नेगेटिव मान आप सोच रहे हो यहाँ पे। तो खुद सोचो आप, जब बहुत x की वैल्यू कोई बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू रखोगे, उसका क्यूब करोगे तो वो और भी बड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। इतना ज़्यादा नेगेटिव मिल जाएगा कि वही x की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे तो ये कुछ दमदार वैल्यू नहीं है, ये क्यूब है, क्यूब। सोचो आप, मतलब ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू ये जो यहाँ पे रख के जो मिलेगा वो इसके साथ घट पिट के इसको पॉजिटिव बना देगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि x की वैल्यू बहुत बड़ी वाली जब निगेटिव यहाँ रखोगे तो क्यूब होने के कारण वो और भी बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी। इतनी ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी कि ये लोग उस पर जब जुड़ेंगे घटेंगे, जैसे माइनस 7x प्लस 2 जब आप उसमें करोगे तब भी वो निगेटिव ही बना रहेगा, वो कोई पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इतना दमदार तरीके से निगेटिव है ये। ठीक है, तो कुल मिला के एफ माइनस अनंत जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको लेस देन 0 ही मिलेगा, मतलब वो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, वास्तव में एफ माइनस अनंत यहाँ पे कितना मिलेगा, माइनस अनंत ही मिलेगा, और वो लेस देन 0 है। माइनस अनंत मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हो गया, मतलब अपने को लेस देन 0 मिला है। चलिए, तो माइनस अनंत रखने पर अपने को लेस देन 0 मिला। अब अपन 0 रख के देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, 0। चलिए 0 रखिए यहीं पे। ठीक है, अब मैं 0 रख के देख रहा हूँ। x के स्थान पर जब 0 रखूंगा तो 0 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 जो कि 0 से बड़ा है। यानी माइनस अनंत रखने पर 0 से छोटा मान मिल रहा है, 0 रखने पर 0 से बड़ा मान मिल रहा है। यानी कि जरूर इसका एक रूट माइनस अनंत और 0 के बीच उपस्थित है। यही वाला कंसेप्ट लगा ना दोस्तों, एफ और एफ बी के चिन्ह विपरीत हैं तो एफ एक्स का कम से कम एक शून्यक जो है, वास्तविक शून्यक ए और बी के बीच प्राप्त होगा। यही वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। माइनस अनंत रखने से नेगेटिव मिल रहा है अपने को, 0 रखने से अपने को पॉजिटिव मिल रहा है। F0 जो है वो 0 से बड़ा है, जबकि F माइनस अनंत 0 से छोटा है। ठीक है ना, आप कुछ ऐसा देखो, एक इस तरीके से ये फोटो भी आप देख सकते हो, है ना भाई। ये तो नहीं बनाना चाहिए मुझे, ये ऐसा देखो आप। ठीक है, ये y अक्ष को नहीं ऐसा समझो। ठीक है, ये माइनस अनंत और 0, इस पे आपको बहुपद का मान निगेटिव मिल रहा है और इस पे आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। आप देख लो F0 का मान 2 मिला है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ऊपर डंडा खींच दिया। और F अनंत का मान मेरे को माइनस अनंत मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, तो मैंने नेगेटिव खींच लिया, नीचे खींच लिया। अब जब आप इसको इससे मिलाओगे तो कभी ना कभी तो ये लाइन को कट करके जाएगा, और जहाँ कट करेगा वहाँ पे बहुपद का एक शून्यक मिल जाएगा। मतलब अवश्य ही एक शून्यक जो है 0 से छोटा है, अर्थात नेगेटिव है। तो ये चीज़ सिद्ध हो गई कि एक नेगेटिव रूट रखता है ये इक्वेशन। और क्या बोल रहे हैं, 0 और 1 के बीच एक पॉजिटिव रूट रखता है बोल रहे हैं। चलिए भैया 0 रख के देखें अपन, तो F0 अपने को 0 से बड़ा मिला है। चलिए इसी में अगर मैं 1 रख के देखूँ तो 1 रखो तो जरा, 1 माइनस 7 प्लस 2 दैट इज आपको मिलेगा -4, क्योंकि 1 और 2 3, -7 दैट इज -4, यानी नेगेटिव मिल गया। यानी कि अगर मैं 0 से 1 के बीच की कहानी देखता हूँ तो आप देखो F0 की वैल्यू 2 मिली है जो कि 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव है, जबकि F1 यानी x के स्थान पर 1 रखने पर मुझे -4 मिल रहा है जो कि 0 से छोटा है, अर्थात नेगेटिव है। यानी कि F1 मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, 1 पर मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, 0 पर मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है। जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो वापस ये कहीं ना कहीं इस x अक्ष को कट करके जाएगा, फिर से वहाँ एक शून्यक मिलेगा। मतलब एक शून्यक आपको 0 और 1 के बीच मिल रहा है। तो ये दूसरी वाली बात भी सिद्ध हो गई।
और एक शून्य 1 से बड़ा बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए एफ अनंत रख के देखो, प्लस अनंत ना, तो सोचो आप प्लस अनंत रख के देखोगे तो ये अनंत का अनंत बोलने का मतलब बहुत 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 बड़ा वाला मान, वो तो बहुत एक्स का कोई बहुत बड़ा अरबों खरबों में मान रखोगे, क्यूब होने के नाते वो और भी बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि वही एक्स का मान जब आप यहाँ रखोगे, अब आप सोचोगे सर ये तो माइनस भी है, कितना ही हो जाएगा, ये तो क्यूब है ना भैया, ये तो बहुत बड़ा मान देगा आपको, जिसमें ये लोग उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये लोग के जुड़ने घटने से उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, ये क्यूब है भैया, ये बहुत बड़ा बड़ा मान देगा आपको। तो जब एक्स का मान आप अनंत मतलब बहुत बड़ा रखोगे, अनंत रखोगे, तो आपको वास्तव में अनंत मिलेगा जो शून्य से बड़ा रहेगा। तो आप देखो अनंत रखने पर आपको वास्तव में बड़ा मान मिल रहा है, मतलब धनात्मक मान मिल रहा है। तो जब आप इसको इससे फिर से मिलाओगे 1 वाले को और अनंत वाले को जब आप मिलाओगे तो आपको फिर से एक्स को कट करके जाएगा, मतलब एक रूट, ये इक्वेशन एक रूट अवश्य ही 1 और अनंत के बीच रखता है, मतलब 1 से बड़ा एक पॉजिटिव रूट रखता है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल बन गया दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा आज के कंसेप्ट्स। तो दोस्तों इसी तरह से आप ज़रूर हमारे प्रत्येक क्लासेस में जुड़े रहिए, बने रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगी। और दोस्तों यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर मुकेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें आपको मैथ्स के एक से बढ़कर एक शॉर्टकट ट्रिक्स, बेसिक बातें, साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेंगे। परीक्षा की रणनीति कैसी हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, सवालों को बनाने का सरल तरीका क्या है, मतलब उसमें आपका जो अध्ययन है एक अलग लेवल पे जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए अब हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।